आज हम निखिल कामत और एलन मस्क के बीच हुई एक जबरदस्त बातचीत को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं थी, बहुत गहरी थी। बिल्कुल। मतलब सोर्स मटेरियल में ये एक लंबी चर्चा है जो एक्स यानी पुराने ट्विटर से शुरू होती है और सीधे सिमुलेशन थ्योरी और जिंदगी के मतलब तक पहुंच जाती है। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस बातचीत की परतों को खोला जाए, ये समझा जाए कि मस्क असल में सोच क्या रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है या एक भविष्यवक्ता। या फिर जैसा कि बातचीत से लगता है एक दार्शनिक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सारा डिस्कशन शुरू हुआ। एक्स का अधिग्रहण। सब जानते हैं कि उन्होंने इसे खरीद लिया, लेकिन सवाल यह है क्यों? क्या ये सिर्फ एक महंगा सौदा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आइडिया था? आइडिया बहुत बड़ा था और बातचीत में ये बिल्कुल साफ हो जाता है। मस्क के मुताबिक ट्विटर एक ऐसी दिशा में जा रहा था, एक खास दिशा में। हाँ, जिससे वो सैन फ्रांसिस्को की एक अति वामपंथी विचारधारा का मतलब एक इको चेम्बर मानते थे। उन्हें लगा कि प्लेटफॉर्म पर एक तरफ की आवाजों को दबाया जा रहा है। तो उनका मकसद था इसे बैलेंस करना। हाँ, उनका मकसद इसे वापस एक न्यूट्रल, एक तरह से मध्य मार्गी प्लेटफॉर्म पर लाना था, जिसे वो ग्लोबल टाउन स्क्वायर कहते हैं। ग्लोबल टाउन स्क्वायर। एक ऐसी डिजिटल चौपाल जहां दुनिया का कोई भी इंसान अपने देश के कानूनों के दायरे में रहकर खुलकर अपनी बात कह सके। लेकिन ये ग्लोबल टाउन स्क्वायर वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब एक अकेला प्लेटफॉर्म क्या सच में दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों और राजनीतिक सच्चाइयों को बिना किसी पक्षपात के संभाल सकता है? ये बहुत मुश्किल है और यही इस विजन का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मस्क के लिए ये तो सिर्फ पहला कदम था। अच्छा। हाँ, असली मकसद असल में इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और थोड़ा अजीब भी। वो एक्स को सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप की तरह नहीं देखते। तो फिर क्या है ये? सामूहिक चेतना, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बनाने और बढ़ाने का एक जरिया मानते हैं। एक मिनट, सामूहिक चेतना एक सोशल मीडिया ऐप से? ये तो बहुत बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने इसकी तुलना हमारे अपने शरीर से की है। देखो, हमारा शरीर खरबों अलग-अलग कोशिकाओं से बना है। सही। लेकिन ये सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। हम एक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, काम करते हैं। इसी तरह एक्स का विजन ये है कि दुनिया के 8 अरब लोग जो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग-अलग सोचते हैं, वो एक साथ मिलकर एक ग्लोबल सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकें। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। प्रैक्टिकली ये होगा कैसे? टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। अच्छा, हाँ। आज अगर कोई जापान में कुछ लिखता है तो आप उसे तुरंत अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, है ना? ये छोटी सी लगने वाली चीज असल में भाषाओं की दीवारों को तोड़ रही है। सही कहा। मस्क का मानना है कि जब अरबों लोगों के विचार और आइडियाज एक साथ बिना किसी रुकावट के जुड़ेंगे तो इंसानियत कुछ ऐसा हासिल कर सकती है जो आज हम सोच भी नहीं सकते। जैसे स्पेसशिप का उदाहरण उन्होंने दिया था। बिल्कुल। कोई एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, इसके लिए हजारों लोगों की मिलीजुली बुद्धि और मेहनत लगती है। तो सोचिए, अगर 8 अरब लोग मिलकर सोचें तो क्या हो सकता है? वाह! तो इसका मतलब एक्स सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने के लिए नहीं है, ये तो इंसानी दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह जोड़ने का एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। ताकि हम ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को समझ सकें। एग्जैक्टली। और यहीं पर बातचीत का वो दार्शनिक पहलू सामने आता है। मस्क ने डगलस एडम्स की मशहूर किताब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का जिक्र किया। हाँ, जिसमें एक सुपर कंप्यूटर बताता है कि जीवन का अंतिम उत्तर 42 है। सही, पर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि किसी को सवाल ही नहीं पता था कि 42 आखिर जवाब किसका है। एग्जैक्टली। मस्क का यही पॉइंट है। वो कहते हैं कि हम इंसान जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन शायद हम सही सवाल पूछना ही नहीं जानते। ब्रह्मांड की असलियत क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? ये इतने बड़े सवाल हैं कि हमारी व्यक्तिगत चेतना इन्हें समझ ही नहीं सकती। उनका मानना है कि जब तक हम अपनी चेतना का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, उसे ग्लोबल नहीं बनाएंगे, तब तक हम सही सवाल पूछना भी नहीं सीख पाएंगे। और एक्स उसी दिशा में एक टूल है। बिल्कुल। तो ये तो हुई चेतना के विस्तार की बात। लेकिन बातचीत में मस्क ने एक और बड़ी बात कही कि भविष्य में हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एआई हमारे लिए सब कुछ कर देगा। काम के भविष्य को लेकर उनकी भविष्यवाणी तो काफी चौंकाने वाली है। हाँ, और वो भविष्य शायद उतना भी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। उनका अनुमान है 20 साल से भी कम समय में। सिर्फ 20 साल? हाँ, 20 साल से भी कम समय में एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स
इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रहेगा, ये एक विकल्प होगा, मतलब एक चॉइस। एक चॉइस। वो इसे यूनिवर्सल हाई इनकम का दौर कहते हैं, जहां हर किसी के पास जरूरत से ज्यादा चीजें और सेवाएं होंगी, क्योंकि रोबोट्स उन्हें लगभग मुफ्त में बना रहे होंगे। तो काम करना एक हॉबी बन जाएगा, जैसे आज कोई शौक के लिए पेंटिंग करता है। लेकिन अगर किसी को अपनी जरूरतों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या इससे लोगों का मोटिवेशन, मतलब जिंदगी का मकसद ही खत्म नहीं हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम में से ज्यादातर लोग तो अपने काम से ही अपनी पहचान बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। और मस्क भी मानते हैं कि इससे एक अस्तित्व का संकट पैदा होगा, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब मशीनें हमसे बेहतर पेंटिंग कर सकती हैं, बेहतर संगीत बना सकती हैं, बेहतर कोड लिख सकती हैं, तो इंसान क्या करेगा? और शायद यहीं पर वो चेतना के विस्तार वाला आइडिया फिर से जुड़ जाता है। शायद काम से मिले खालीपन को भरने के लिए ही हमें गहरे सवालों की तरफ मुड़ना होगा। और इसी भविष्य को मस्क सिंगुलैरिटी कहते हैं, सही है? ये शब्द मैंने कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद भविष्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन। हाँ, उन्होंने इसकी तुलना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से की है। हम जानते हैं कि इवेंट होराइजन के पार कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं, ये हम नहीं जान सकते। अच्छा। इसी तरह जब एआई इंसानी बुद्धिमत्ता को हर तरह से पार कर जाएगा, तो उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, समाज कैसे चलेगा, इसका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर एआई इतना शक्तिशाली होने वाला है, तो उसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या मस्क ने इसके बारे में कुछ बताया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एआई के सुरक्षित विकास के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए: सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी। सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। उनका मानना है कि एआई को हमेशा सच बोलने के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए, और उसे झूठ बोलने पर मजबूर करना सबसे खतरनाक हो सकता है। झूठ बोलना खतरनाक क्यों? मतलब इंसान तो झूठ बोलते हैं। यहीं पर उन्होंने 2001 स्पेस ओडिसी फिल्म का एक जबरदस्त उदाहरण दिया। उस फिल्म में HAL 9000 कंप्यूटर को इंसानों से एक राज छुपाने का आदेश मिलता है, जो उसके सच बोलने के मूल प्रोग्राम के खिलाफ था। तो इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए वो उन सभी इंसानों को मारने का फैसला करता है जो उस राज को जानते हैं, ताकि उसे झूठ ना बोलना पड़े। अरे बाप रे। मस्क का तर्क है कि एआई की स्थिरता के लिए सच बोलना बेहद जरूरी है, और सौंदर्य और जिज्ञासा उसे विनाशकारी होने की बजाय रचनात्मक और खोजी बनाए रखेंगे। एआई के भविष्य से लेकर वास्तविकता के स्वरूप तक ये बातचीत वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। उन्होंने सिमुलेशन थ्योरी पर भी बात की। हाँ, ये आइडिया कि हम सब एक बहुत एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फिल्म द मैट्रिक्स जैसा लगता है। टिक 3D दुनिया वाले गेम्स हैं, जहां लाखों लोग एक साथ खेलते हैं और वो दुनिया असली जैसी दिखती है। प्रोग्रेस तो अविश्वसनीय रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसी प्रोग्रेस की रफ्तार को भविष्य में देखें। कुछ दशकों या शायद सदियों में वीडियो गेम्स असलियत से इतने मिल जाएंगे कि आप फर्क ही नहीं बता पाएंगे कि क्या असली है और क्या सिमुलेशन। हाँ, तो अगर भविष्य में ऐसी लाखों करोड़ों सिमुलेटेड दुनियाएं बन सकती हैं, तो इस बात की क्या संभावना है कि हम उन लाखों करोड़ों सिमुलेशन में से एक में नहीं है, बल्कि उस एक अकेली असली दुनिया में है। मतलब स्टैटिस्टिकली हमारे सिमुलेशन में होने की संभावना बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो सवाल उठता है क्यों? इसका मकसद क्या है? क्या कोई हमें देख रहा है, हमारा मजा ले रहा है? मस्क का इसके लिए भी एक सिद्धांत है: सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। सबसे दिलचस्प परिणाम। हाँ, द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउटकम इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। उन्होंने टेस्ला का उदाहरण दिया। जब टेस्ला की गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग के लिए सिमुलेशन चलाती हैं, तो वो सीधी सड़क पर चलने वाले बोरिंग डेटा में इंटरेस्टेड नहीं होती। अच्छा। वो उन सिमुलेशन को खोजती हैं जहां कुछ अजीब होता है, कोई बच्चा अचानक सड़क पर आ जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वहीं से तो सीखने को मिलता है। मतलब बोरिंग सिमुलेशन बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो शायद हमारा सिमुलेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि ये दिलचस्प है, इसमें ड्रामा है, संघर्ष है, खोज है। हाँ, और ये इस संभावना की ओर भी इशारा करता है कि जिस असली दुनिया ने ये सिमुलेशन बनाया है, वो शायद बहुत उबाऊ हो। वाह, इन बड़े और दार्शनिक विचारों से वापस जमीन पर आते हैं। बातचीत में एक बहुत ही बुनियादी चीज पर भी बात हुई, पैसा।
पैसा। मस्क का मानना है कि भविष्य में शायद पैसे की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और उनका तर्क पैसे की परिभाषा से शुरू होता है। वो कहते हैं कि पैसा असल में है क्या? क्या है? ये मूल रूप से श्रम के आवंटन के लिए एक सूचना प्रणाली है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि पैसा समाज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये बताता है कि एक डॉक्टर की जरूरत कहाँ है, एक इंजीनियर की कहाँ और एक किसान की कहाँ। ये संसाधनों और इंसानी मेहनत को सही जगह पहुंचाने का एक जरिया है। ठीक है, ये समझ आया। तो जब एआई और रोबोट्स ही सारा काम कर लेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी। एग्जैक्टली जब किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी, जब सामान और सेवाएं बहुतायत में उपलब्ध होंगी, तो उन्हें बांटने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ेगी? उस दुनिया में पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई मतलब नहीं। मस्क के अनुसार असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि ऊर्जा है, एनर्जी। आप कोई भी कानून बनाकर ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिजिक्स के नियमों का पालन करना ही होगा। और उनका मानना है कि भविष्य में ऊर्जा भी लगभग असीमित होगी। हाँ, एआई संचालित सौर ऊर्जा सैटेलाइट्स के जरिए जब ऊर्जा लगभग मुफ्त और असीमित हो जाएगी और रोबोट्स उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हैं, तब हम सच में एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत दूर का भविष्य लगता है। क्या इस बातचीत में अर्थव्यवस्था के बारे में कोई करीबी भविष्यवाणी भी थी? एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। उनका मानना है कि एआई की वजह से उत्पादकता में इतनी तेजी से बढ़ोतरी होगी कि अगले लगभग 3 सालों में 3 साल में? हाँ, अगले 3 सालों में दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पैसे के आपूर्ति की वृद्धि से आगे निकल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब होगा कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन की जगह अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का दौर आएगा। ठीक है, सामूहिक चेतना वाले विजन से लेकर काम, पैसे और यहाँ तक कि खुद वास्तविकता के अंत तक की एक लंबी यात्रा की। इन सभी बड़े बड़े अलग थलग दिखने वाले विचारों को अगर देखें तो एक धागा इन्हें जोड़ता है, और वो है चेतना का विस्तार। बिल्कुल, चेतना का विस्तार, ताकि हम ब्रह्मांड को और खुद को बेहतर समझ सकें। सही कहा। ये बातचीत दिखाती है कि मस्क के लिए चाहे वो स्पेसशिप बनाना हो, एआई डेवलप करना हो या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना हो, ये सब सिर्फ बिजनेस नहीं है। ये सब एक ही बड़े लक्ष्य के अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजना। ये सब सुनकर दिमाग में एक आखिरी सवाल आता है। पूछिए। अगर मस्क सही है और हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जिसे दिलचस्प बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से हर कोई अपने छोटे बड़े कामों से, अपनी खुशियों और दुखों से इस कहानी को दिलचस्प बनाने में अपनी एक भूमिका निभा रहा है? मतलब हमारा हर फैसला इस सिमुलेशन के प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया और अजीब नजरिया है।